everyone watching this video. How are you all? I hope you all are fine and doing well. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में, एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो कि लंबे अरसे से न्यूज़ में बने हुए हैं एंड रिसेंटली उनके अंडर में काफ़ी सारे आर्टिकल्स कवर करे जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कौन है वो, उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई जिनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो पर्सनालिटी है नंबी नारायण। यस, आपको पिक्चर शो करती हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। ये है नंबी नारायण। ऑलराइट, ये फॉर्मर इसरो के साइंटिस्ट हैं, अब रिटायर हो चुके हैं। इनके ऊपर जो चीज़ मतलब मेन हुई वो ये हुई, इनके ऊपर देशद्रोही के चार्जेस लगाए गए, ट्रीजन के चार्जेस लगाए गए। तो आइए जानते हैं क्या थी इनकी स्टोरी एंड किस तरीके से इनको फंसाया गया पूरे के पूरे केस में। बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑल दिस प्रोसेस वगैरह, हम लोग इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा, जो इनका अर्ली वाला फेज था, अर्ली चाइल्डहुड वाला फेज था, उनके बारे में जान लेते हैं ताकि हम इनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ एंड ज़्यादा इनके बारे में जान सकें। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबी नारायण जो कि हैं, ये 12 दिसंबर 1941 को नगरकोइल विलेज, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर ये इनका जन्म हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। बहुत ही छोटी उम्र में इनके फादर साहब जी की डेथ हो गई, जिसकी वजह से इनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। ऑलराइट, इन्होंने अपनी एजुकेशन नगरकोइल से पूरी करी। इसके बाद इन्होंने अपनी स्टडीज़ जो कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्टडीज़ जो की थी, इन्होंने अपनी डीवीडी हायर सेकेंडरी स्कूल से इन्होंने अपनी पूरी करी। ये वाई एस राजन जी के क्लासमेट भी रह चुके हैं। वाई एस राजन जो कि एक और साइंटिस्ट है, इसरो में ही काम करते हैं। ऑलराइट, सिंस हिज चाइल्डहुड ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, इतने ज़्यादा ब्रिलियंट थे कि इनको आसानी से स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाया करती थी। इन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग थियागराजर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मद्रास से पूरी करी। ये इतने ज़्यादा ब्रिलियंट थे अपनी स्टडीज़ में कि ये अपनी फ़ी वगैरह खुद ही पे कर लिया करते थे। एंड किस तरीके से पे करा करते थे, बेसिकली इनको स्कॉलरशिप्स मिल जाया करती थी कुछ तो, और जो अदर फर्म्स में कंपनीज वगैरह में काम करके जो इनका पैसा वैसा बनता था, तो ये अपनी सारे एक्सपेंसेस वगैरह खुद ही मैनेज करा करते थे। ऑलराइट, देखिए जब इन पे केस हुआ ना देशद्रोही का, ट्रीजन के चार्जेस लगाए गए इन पे, तो इन्होंने उसी दौरान इनको बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में बुलाया गया। तो इन्होंने उस टाइम पे बताया कि मैं जब 18 ईयर्स का था तो मेरे पास एक बूढ़ी माँ, एक बीमार माँ थी और 2 बहनें थी जिनकी अभी शादी होनी थी। तब से ही मेरी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ जो कि हैं शुरुआत हो गई थी डिफ़िकल्टीज़ की। मैं अलग अलग कंपनीज़ में काम करा करता था। जिस टाइम पे जब स्टूडेंट बच्चे जो कि होते हैं वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं पैसों के लिए, खर्चे के लिए, मैं उस टाइम पे खुद कमाता था और खुद पैसे घर में भेजता था। तो वो बोलते हैं कि हमेशा से ही मेरी लाइफ स्ट्रेसफुल रही है। देखिए, ये सब स्ट्रेसफुल लाइफ जो कि है वगैरह वगैरह ब्ला 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 जो भी है, ये सब चीज़ें अलग बात है। लेकिन एक ऐसा बंदा जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, जो इन फ्यूचर बाद में इनकी मतलब जब ये बड़े हो जाएंगे उस टाइम पर जा कर के, इनको सोचिए फॉरेन से ऑफ़र आया था यूएस का, इनको रेजिडेंटशिप भी मिली, इनको उस सिटीजनशिप के लिए, सॉरी, इनको ऑफ़र आया, लेकिन इन्होंने उस टाइम पे वो भी ठुकरा दिया। सिटीजनशिप मतलब समझ रहे हैं आप कितना ब्रिलियंट यार ये बंदा होगा। और ये बाहर ना जा कर के ये इंडिया को सोचते थे कि मैं अपनी जितने भी मेरी नॉलेज है, कैपेबिलिटीज़, एलिजिबिलिटीज़ जितना भी है, मैं सब जो कि इंडिया को प्रोवाइड करूँगा। लेकिन उसके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद इनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, इनको एक फॉल्स एक्यूजेशन में फंसाया जाता है। एंड मतलब इस तरीके से आप किसी को भी, किसी भी नेशन को ईजिली से डाउन कर सकते हैं। ये इंडिया में ही पॉसिबल है, वैसे और कहीं तो मुश्किल से देखने को मिलेगा, होगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि इस लेवल तक होगा। सो आइए देखते हैं आगे क्या होता है इनकी लाइफ में। बताते हैं कि बचपन से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रही है। अपनी स्टडीज़ पूरी करने के बाद ये शुगर फैक्ट्री में भी इन्होंने थोड़े टाइम तक इन्होंने काम करा। ये एक इसरो के चेयरमैन जो कि थे उस टाइम पर 1966 में, ये उनसे मिले जो कि विक्रम साराभाई थे। कहाँ पर मिले? ये मिले थे थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थम्बा, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। उस टाइम पे विक्रम साराभाई जो कि थे, कौन थे? चेयरमैन थे ऑफ स्पेस टेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के।
एंड उस टाइम पे वो क्या कर रहे थे, वो सिलेक्शन कर रहे थे इसरो के मेंबर्स का। वो अपना एक टीम वगैरह बना रहे होंगे क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च करना था, उस चीज़ के लिए मेंबर्स इकट्ठे कर रहे थे। तो इन्होंने नंबी जी को सिलेक्ट कर लिया, उनको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे तो उन्होंने इनको सिलेक्ट कर लिया। ऑल राइट। एंड फिर नंबी नारायण जी जो कि हैं ये इसरो के मेंबर बन गए थोड़े टाइम के लिए। एंड ये वाई एस राजन जी के साथ इन्होंने काम करा। ऑल राइट, जिसके हम लोग ने पहले बात करी थी ना, जिनके क्लासमेट हुआ करते थे बचपन में, उनके साथ इन्होंने काम करा। ऑल राइट। इन सब चीज़ों के बाद थोड़ा बहुत इन्होंने काम वाम करने के बाद, इसरो के मेंबर रहने के बाद, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि मेरी जितनी स्टडीज़ वगैरह बची हैं मैं उसको पहले पूरी कर लेता हूँ। ऑल राइट। तो इन्होंने अपनी एमटेक पूरी करने फिर से ये तिरुवनंतपुरम एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्होंने फिर से एडमिशन ले लिया। जब साराभाई जी को इनके बारे में पता चला कि ये अपनी स्टडीज़ पूरी करने गए हैं तो इन्होंने पूरी परमिशन दी इनको, बिकॉज ये इनको बहुत अच्छा मानते थे। पूरी परमिशन वगैरह दी एंड उनने पूरी मतलब परमिट करा इनको कि आप जाइए, आप अपनी पढ़ाई वढ़ाई पूरी करिए, बाद में आना यहाँ पे। ऑल राइट। उसी दौरान इनको नासा से भी इनको फेलोशिप का ऑफर आया। ऑल राइट। बट इन्होंने क्या कर दिया, ठुकरा दिया। ऑल राइट। अभी आप आगे देखोगे क्या चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इन्होंने ठुकराया। इन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी करी इन केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी करी। न्यू प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो कि न्यू जर्सी में है। इन्होंने पूरे के पूरे 10 मंथ के विद इन अपना पूरा जो कि कोर्स था वो कंप्लीट कर लिया था। एंड किसके लीडरशिप के अंडर में, प्रोफेसर ल्यूइगी कोरोको के अंडर में इन्होंने अपनी जो कि पूरी पढ़ाई थी इन्होंने पूरी करी। नारायण जो कि हैं इनको यूएस सिटीजनशिप का ऑफर भी आया था और एक अच्छी खासी जॉब भी ऑफर हुई। ऑल राइट। नासा से। लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद, उन सब चीज़ों को ठुकराने के बाद ये इंडिया लौटे। उनको लगा कि मैं इंडिया के लिए ही कुछ करूँगा। फिर उन सब चीज़ों के दौरान ये काम करना शुरू करा इन्होंने एक इंडिया की मतलब लिक्विड प्रोपल्शन, दैट इज़ जो लिक्विड फ्यूल वाली टेक्नोलॉजी थी ना उस टाइम पे थी नहीं इंडिया के पास। ऑल राइट। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने काम करना स्टार्ट करा। 1970s में देखिए जब एपीजे अब्दुल कलाम की टीम जो की थी सॉलिड मोटर्स पर वर्क कर रही थी, तो उस टाइम पे नारायणन जो कि हैं इन्होंने लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी जो की थी इंडिया में लॉन्च करी। ऑल राइट। तो ये जो लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी थी बाद में जाकर के इंडिया के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसको हम लोग ने अंडरटेक करा इन सब चीज़ों के तहत, दैट इज़ लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी के तहत। ऑल राइट। बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी थी ये। एंड दे हैड लॉन्ग एंटिसिपेटेड द नीड फॉर काफ़ी टाइम से ये आशा कर रहे थे कि हमें ये टेक्नोलॉजी मिल जाए। एंड वो हमें किसके दौरान मिली, किसके द्वारा मिली हम लोगों को, बेसिकली हमें मिली नंबी नारायणन जी के द्वारा। ऑल राइट। फिर बाद में जो चेयरमैन थे इसरो के जो कि थे सतीश धवन, उनके बाद UR राव, इन्होंने इनको एनकरेज करा, बोला कि आपको जितना टीम चाहिए, जितना मेंबर्स चाहिए आप लीजिए, लेकिन आप इंडिया को ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करिए। तो इन्होंने फिर लिक्विड फ्यूल इंजन वाली टेक्नोलॉजी जो कि है इनको दी। नंबी नारायणन जी ने इंडिया को, इसरो को ये वाली टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी। ठीक है। ये सब चीज़ों के दौरान अब देखिए कोई बंदा जो कि है कोई छोटा काम में अगर सक्सेसफुल हो जाए तो उसके ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाद दी जाती हैं, उनको और बड़ा इनको काम हम लोग ने दे दिया। उनको फिर बड़े इंजन बनाने के लिए बेसिकली प्रोजेक्ट साइन करा उन्होंने, प्रोजेक्ट उनको मिला कि आप और ज़्यादा बड़े इंजन्स बनाएंगे। एंड ये सब चीज़ें तो थोड़ा साइड रखिए, जो मेन चीज़ है उस पर आते हैं। सी, उस टाइम पे हमारा जो इंडिया है, इसरो था बेसिकली, उसको क्रायोजेनिक इंजन्स वाली टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो कि उस टाइम के कुछ चुनिंदा देशों के पास थी। ऑल राइट। इसरो भी चाहता था कि अगर हम लोगों को ये वाली टेक्नोलॉजी मिल जाएगी तो हम काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम लोग अंडरटेक ईजिली से कर पाएंगे। सो अब इंडिया के पास थी नहीं ये टेक्नोलॉजी, तो इंडिया ने क्या करा, हमारा रशिया जो कि हमारा अच्छा खासा दोस्त था उस टाइम पे 1992 में, अभी भी ठीक ही है, तो रशिया के साथ हम लोग ने फिर एग्रीमेंट साइन करा कि आप लोग हम लोगों को जो टेक्नोलॉजी है क्रायोजेनिक फ्यूल वाली वो आप हमें प्रोवाइड करेंगे। हम लोग ने उस टाइम पे 2 क्रायोजेनिक फ्यूल इंजन का ऑर्डर दिया था जो कि 235 करोड़ का, मतलब हम लोगों को ये पूरा खर्चा पड़ा था। इतने में हम लोग ने तय करा कि हम रशिया से ये वाली टेक्नोलॉजी जो कि है हम लोग लेंगे। ऑल राइट।
वो रशिया जो कि था उसने हम लोगों को एग्री भी कर लिया था कि हाँ हम ये मैं इनको जो कि टेक्नोलॉजी वगैरह ये प्रोवाइड करवाऊंगा। बट यही वाली क्रायोजेनिक वाली टेक्नोलॉजी अमेरिका और फ्रांस के पास भी थी। ये यूरोपियन कंट्रीज नहीं चाहते थे कि इंडिया को, इसरो को ये वाली जो कि टेक्नोलॉजी है बेसिकली ये प्रोवाइड हो। वो बोलते थे कि तुम हमसे खरीदो। ऑल राइट, लेकिन इंडिया ने इनसे ना लेकर के रशिया से लेना ज़्यादा पसंद करा। ठीक है, उस टाइम पे जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बश रोट अ लेटर टू द रशिया। उन्होंने रशिया को इन्होंने लेटर लिखा और उन्होंने आपत्ति जताई कि आप ये जो टेक्नोलॉजी है क्रायोजेनिक फ्यूल वाली टेक्नोलॉजी आप इंडिया को प्रोवाइड नहीं करोगे। और उन्होंने उसको धमकाया भी कि हम लोग आप लोगों को ब्लैक लिस्ट कर देंगे फ्रॉम द 5 क्लब कंट्रीज। ऑल राइट, जो 5 क्लब कंट्रीज जो आप हम लोग आपको इसकी मेंबरशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप जो कि इंडिया को ये वाली टेक्नोलॉजी प्रोवाइड मत कराओ। ऑल राइट, तो इसके बाद जो रशिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्टसिन कम्स अंडर द प्रेशर। ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर वगैरह डाला गया तो उन्होंने क्या कर दिया, एक टाइम के लिए रिफ्यूज़ कर दिया इंडिया को कि हम आप लोगों की टेक्नोलॉजी सॉरी हम लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते आप लोगों को। फिर इन ऑर्डर टू सर्कमवेंट दिस मोनोपोली, ठीक है, हम लोग ने क्या करा, चकमा दिया बेसिकली यूएस और फ्रांस को। किस तरीके से, हम लोग ने अब रशिया से 4 क्रायोजेनिक इंजन का हम लोग ने इनको ऑर्डर दे दिया। लेकिन रशिया सिंस बेस्ट फ्रेंड था इंडिया का, तो फिर सेकंड एग्रीमेंट जब उनको लगा कि अरे बेचारों को बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है ये वाली टेक्नोलॉजी, तो वो मान गए। सेकंड टाइम पे जब सेकंड एग्रीमेंट हुआ तो वो मान गए हम लोगों को ये वाली टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए। और ये डील जो की थी कितने में साइन करी गई थी, $9 मिलियन के अंदर, जो कि केरला, the deal was worth a total of $9 million, which was received by the Kerala High Tech Industries Limited, the cheapest tender for fabricating engines. All right, देखो यहाँ तक तो ये केस था, जो कि मेन मुद्दा था वो यहीं तक था कि 1994 तक हम लोगों को ये वाला जो कि चीज़ थी मिल जानी थी। बट अब यहाँ पर हुआ एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग मोड़ आया नंबी नारायण जी के उसके अंदर। ऐसा क्यों हुआ, देखिए इसरो जो कि था वो ये एग्रीमेंट साइन तो हो चुका था, लेकिन ये पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। देखिए यहाँ पे स्टोरी बता रहे हैं अपनी, ये पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, इसको हम लोग एक बार थोड़ा सा साइड में रखते हैं। उस टाइम पे देखते हैं नंबी नारायण जी की लाइफ में क्या चल रहा था, किस तरीके से उनको इस केस के थ्रू रिलेट करा गया। ऑल राइट, नंबी नारायण जो कि फेमस थे एक फेमस इंडियन स्पेस इंजीनियर रह चुके हैं, जिन्होंने विकास इंजन को डेवलप करने में अच्छा खासा इन्होंने काम करा था। यही वो इंजन था जो कि यूज करा, दिस इंजन वॉज फर्स्ट यूज फॉर द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट PSLV इन इंडिया, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जैसा इनको यूज करा गया था। इनको क्या करा, देखिए ये हम ये तो पता ही कि अच्छा खासा ही काम करने में थे, तो लेकिन इनको बाद में क्या करा गया, इनको सीनियर इंचार्ज बनाया गया क्रायोजेनिक डिपार्टमेंट का इसरो के। ऑलराइट, तो क्रायोजेनिक वाला डिपार्टमेंट जो कि था उस टाइम पे ये नंबी नारायण जी के अंडर में ही था। ऑलराइट, पूरे के पूरे 2 डिकेड्स इनको लगे, 2 डिकेड्स दैट इज 20 साल इनको लगे विकास इंजन को डेवलप वगैरह करने में। और भी ज़्यादा और सारे लॉन्चिंग व्हीकल्स जो कि इसरो के होते हैं उन सब चीज़ों को डेवलप वगैरह करने में हम लोगों को एटलीस्ट 2 डिकेड्स तक का टाइम लग गया। ऑलराइट, यही PSLV था जो कि हम लोग ने जो 2008 में है ना, 2008 में हम लोग ने जो चंद्रयान 1 वाला प्रोजेक्ट जो कि सक्सेसफुली हमारा हो गया था, वो इनके द्वारा ही हुआ था। इसी लॉन्चिंग स्टेशन दैट इज PSLV के थ्रू हमारा हुआ था। ऑल राइट, अब ये तो थी चलिए इनकी वो वाली चीज़ें। अब 1994 में हुआ क्या, जब हम लोग वो टेक्नोलॉजी लेने वाले थे, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो हम लोगों को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, वो हम लोग रशिया से लेने वाले थे। उस टाइम पे क्या हुआ, नंबी नारायण जी को ना फॉल्स केसेस के तहत पे इनको जेल हो गई थी बेसिकली, इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए। एंड जो इनका पूरा जितना भी जो करियर वगैरह था सब डिस्ट्रॉय हो चुका था, बिकॉज आप मानिए यार इतना बड़ा बंदा ये था, इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इतने बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, इनके ऊपर ऐसे फॉल्स चार्जेस वगैरह लगा दिए गए। फॉल्स चार्जेस क्या क्या थे देखिए वो भी बताते हैं बाद में, लेकिन क्या हुआ, ये निर्दोष साबित हुए, ऐसा सब कुछ भी नहीं था, ये सब फंसाने का मतलब वो था। ऑलराइट, तो अब देखिए CBI तक को इसमें हम लोग ने इन्वॉल्व करा।
1996 में सीबीआई हो गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गया 1998 में, है ना। इन्होंने क्या करा, हम लोगों को जो नंबी नारायण जी की जो थे इनको बोला गया, बताया गया कि ये जो भी इनके ऊपर चार्जेस वगैरह लगाए गए हैं ये सब फॉल्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं और डीपली कि इनके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगाए गए। देखिए ये इनका जो ये तस्वीर है जिस टाइम पे इनको ऐसा पुलिस वगैरह लेकर गई थी ना, तो ये उस टाइम का है इनके ऊपर। देखिए अक्टूबर 1994 में ना केरला की पुलिस ने एक मालदीवियन महिला को अरेस्ट करा था जो कि थी मरियम रशीदा। किस चार्जेस पर उस महिला को हम लोग ने अरेस्ट करा था? इन चार्जेस पे कि वो अपने वीज़ा के टाइम लिमिट से ज़्यादा वो यहाँ पर स्टे कर रही थी इंडिया में। इन चीज़ों की वजह से हम लोग ने उनको अरेस्ट करा। ऑल राइट, फिर उन्होंने उसकी एक फ्रेंड को भी उठाया, पिक करा, जो जिनका नाम था फौजिया हसन, जो कि एक बैंक वर्कर जो कि थी विजिटिंग फ्रॉम मेल। मेल जो कि क्या है, जो हमारा मालदीव है उसका कैपिटल है। ऑलराइट, तो मतलब इन दोनों को हम लोग ने क्या करा, अरेस्ट करा। पूछताछ के दौरान हम लोग हमारी जो पुलिस वगैरह है उनको ये पता चला, मरियम ने बोला कि जो ये इसरो के साइंटिस्ट हैं नंबी नारायण, ये इन्वॉल्व हैं स्पाइंग के अंदर, ये जासूसी के अंदर इन्वॉल्व हैं। ऑलराइट, एक मतलब पूरा एक मंथ जो कि ये रशीदा से जो कि पूछताछ वगैरह चलती रही। ऑलराइट, देन फिर हम लोग ने ये जो पुलिस वगैरह जो कि थी ये इन्होंने नंबी नारायण जी को अरेस्ट करा, और एक और साइंटिस्ट थे नंबी नारायण जी के साथ जो कि इन्हीं के डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। इन्होंने इनको जो कि है अरेस्ट कर लिया। एंड किन चार्जेस पे इनको अरेस्ट करा? उन्होंने बोला कि आप जो कि इन्वॉल्व थे, जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी वगैरह थी ना, उनके इंजन मॉडल्स वगैरह आपने पाकिस्तान को कुछ चंद लाखों रुपए के लिए आप लोग ने उनको मतलब बेचने के लिए आप तैयार हो गए। आप ये जो पूरा जितना भी मॉडल वगैरह हमने तैयार करा था इंडिया वालों, इंडिया के साइंटिस्ट वगैरह ने, आप उनको बेचने की कोशिश कर रहे हो। मीन्स एक तरीके से जासूसी वाला केस इन पे लगा दिया। ऑल राइट, पाकिस्तान, अरे भाई इंडिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो और पाकिस्तान इन्वॉल्व ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑल राइट, लेकिन इनके बाद क्या हुआ, इनके ऊपर जब हम लोग ने क्या करा, इनके हाउस की, जैसे देखिए किसी के भी ऊपर केस वगैरह होते हैं ना, तो उनके हाउस की तलाशी वगैरह ली जाती है। ठीक है, देखा जाता है कि बंदे के पास कितनी प्रॉपर्टी है, जितनी उसकी आय है, जितनी उसकी इनकम है, उसके बिहाफ पे मतलब उस बंदे का रहन सहन है या नहीं है। लेकिन जब इनका मतलब देखा गया, घर भर की तलाशी वगैरह ली गई, तो ऐसा कुछ पाया नहीं, खास पुलिस वगैरह ने पाया नहीं। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस फैक्ट इन लोगों ने क्या करा, उनको पकड़ करके रखा। 50 दिन तक उन्होंने इनको अरेस्ट करके रखा, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा, बहुत ज़्यादा हैरेस करा। और राइट, नारायण के ऊपर नारायण ये भी दावा करते हैं कि इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया कि आप इन एक्यूसेशंस को आप वो कर लीजिए, मान लीजिए कि आपने ये सब करा है। ऑल राइट, मतलब इतना सब इन पे प्रेशर वगैरह बनाया गया। ऑल राइट, एंड इन्होंने ये भी बोला, जो टॉप ऑफिशियल्स थे ना उस टाइम पे इसरो के, उन्होंने ये भी बोला कि इनके ऊपर मतलब उनके ऊपर भी नाम लगाने का इन्होंने वो करा, जो ये जितने भी जो पुलिस वगैरह थी ना, जितने भी ये जानकारी वाले मेंबर्स वगैरह थे, ये इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे कि आप इसरो के मेंबर्स को भी उनके ऊपर ये लांछन लगाइए कि ये सब भी हमारे साथ इन्वॉल्व थे। ऑलराइट, एंड इनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि जितने भी ये विकास इंजन की और जो क्रायोजेनिक इंजन की जो टेक्नोलॉजी थी, ये आपने इनकी जो ड्राइंग्स वगैरह थी वो आपने बेचने तक का वो करा, मतलब पाकिस्तान को बेचने की कोशिश करी है उस महिला के थ्रू। ऑलराइट, उस जासूस महिला के थ्रू। अब कोई बंदा पूछने वाला हो इन पुलिस वगैरह से, भाई तुम्हें जानकारी तो है नहीं, तुम ऐसी किसी को पकड़ के ले जा रहे हो हैं? क्योंकि देखो अभी तक हमारी जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, चलिए विकास इंजन का हम फिर भी मान सकते हैं, लेकिन क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो उस टाइम पे इतना हम लोगों को रिक्वायर्ड थी, हम जो चाह रहे थे लेना, हम ले भी नहीं पाए इन सब केस वगैरह की वजह से। और उसके बावजूद हम पे वो नाम लगा रहे हैं कि तुम यही वाली टेक्नोलॉजी के जो कि ड्राइंग्स वगैरह तुम पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे थे। ऐसा बंदा हो सकता है क्या? अगर हमें इतनी मतलब नॉलेज होती क्रायोजेनिक उसकी टेक्नोलॉजी की, तो हम खुद ना बना लेते वो, है ना। और वो ये भी बोलते थे कि ये मतलब ड्राइंग्स वगैरह जो उनके जो महिला जी की जो की थी मरियम रशीदा, उनके पास जितना भी जो चीज़ें वगैरह पाई गई ना, वो इस तरीके की थी कि विदाउट मतलब इनकी जो एक कोलैबोरेशन ऑफ इसरो मेंबर्स के बिना कोलैबोरेट करिए वो बना ही नहीं सकता बंदा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ ना कुछ होता ही होगा, कोड वर्ड्स वगैरह यूज़ करके कुछ ना कुछ करते होंगे, है ना, कि इन केस अगर किसी के पास चला भी जाए तो बना ना पाए। ऑलराइट, तो मतलब एक तरीके से इतना ज़्यादा झूठा केस था ना ये, जिसमें उनको फंसाने की कोशिश करे। ऑलराइट, नंबी ने यह भी बताया कि दो जो कि ऑफिसर्स थे इंटेलिजेंस ऑफ ब्यूरो के, उन्होंने बोला, एई मुक्तानी
मुथानायगम who was Nambi's boss and director of Liquid Propulsion System Center, उन्होंने बोला कि आप मतलब ये फॉल्स चार्जेस के केसेस पे मतलब फंसाने वगैरह की कोशिश करी जा रही थी इनको, लेकिन इन सबको इन्होंने कुछ केयर नहीं करा, इनको जितना टॉर्चर वगैरह करा गया इन्होंने सहन कर लिया ये सब। ऑल राइट, देन क्या हुआ, इतना इनको इतना टॉर्चर वगैरह करा गया, इतने जख्मी हो गए थे ये, उन सब चीज़ों के बावजूद इनको क्या करा गया, इनको हॉस्पिटल तक भी नहीं लेकर जाया गया। ऑल राइट, इन्होंने बाद में ये स्टेट करा कि दैट इज मेन कंप्लेंट अगेंस्ट द इसरो। हाँ, इसरो के खिलाफ ये अपनी नाराजगी जताई उन्होंने कि कोई भी जो मेंबर था ना इसरो का उस टाइम पे, किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। देखिए जब कोई फंसता है ना तो अच्छे खासे पूरा मेंबरशिप जो पूरा डिपार्टमेंट जो कि ना पीछे हट जाता है। ऑलराइट, तो उन्होंने पता है क्या बताया बाद में कि हम इसरो ने बोला कि हम ये लीगल मैटर है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, नंबी नारायण जी को इन्होंने ऐसा बताया। अब 1996 के अंदर सीबीआई, मतलब 2 साल बेचारे इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर वगैरह सहा, बहुत ज़्यादा ट्रीजन के चार्जेस, बहुत ज़्यादा देशद्रोही के चार्जेस वगैरह इन्होंने सहन करे, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हैरेसमेंट हुआ। ऑलराइट, इन सब चीज़ों के बाद जो सीबीआई, मतलब इतनी बड़ी यार एजेंसी होती है ना, उन्होंने तक इनको इनोसेंट मतलब करार कर दिया, एंड जितने भी चार्जेस जो कि थे मतलब फॉल्स डिक्लेयर कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सब चार्जेस जो कि थे इन्होंने हटा दिए इन सब से कि ये सब चीज़ें गलत थी, आपको झूठी फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। ऑलराइट, अब 1999 में एनएचआरसी के तहत, दैट इज़ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत ऑर्डर आया गवर्नमेंट से, मतलब केरला की, क्योंकि जो केरला के जो कि पुलिस वगैरह थी ना, उन्होंने इनको मतलब अरेस्ट वगैरह करा था ना विदाउट मतलब पूरा पुख्ता प्रूफ के बगैर इन्होंने इनको वो करा था, पकड़ के ले गए थे। तो उसी की वजह से इन्होंने क्या करा, एनएचआरसी के थ्रू इन्होंने बोला कि अब आप लोग इनको ना कंपनसेशन वगैरह प्रोवाइड करोगे। ऑलराइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का क्या काम होता है, वो ह्यूमन के राइट्स जो कि होते हैं ना, कि कहीं ह्यूमन राइट्स का हनन तो नहीं हो रहा, तो उन सब चीज़ों को देखता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे कितना साफ जाहिर दिख रहा है यार, कितना बड़ा उनका जो कि राइट्स हैं उनको कितना ज़्यादा हनन करा गया है उस चीज़ का। ऑलराइट, एंड टॉर्चर वगैरह भी करा गया। फिर इन्हीं सब चीज़ों के दौरान उनको जो कि है एनएचआरसी ने ऑर्डर करा कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग इनको 1 करोड़ एज अ कंपनसेशन आप इनको दोगे। ठीक है, ये केस देखिए कितना लंबा था, 1994 वगैरह में स्टार्ट हुआ था, तब इनको करा था, और 2012 में जा करके फिर इनको केरला गवर्नमेंट के द्वारा 10 लाख रुपीज़ जो कि इनको मिले थे। ऑलराइट, देखिए बेचारे बैठे हैं, बुढ़े हो गए आधे लड़ते लड़ते, सोचो। ठीक है, इन सब चीज़ों, इन सब सिचुएशन के बाद, इन सब सिचुएशन के बावजूद 7 नवंबर 2013 को ही सॉट जस्टिस इन द कोर्ट अगेंस्ट दोज हु कॉन्स्पायर्ड। ठीक है, अब 2013 में क्या हुआ, इन्होंने केस फाइल करा कि मुझे वो जो पुलिस वगैरह जो कि थी, जिन्होंने मुझे विदाउट एनी चार्जेस, इन्होंने मतलब विदाउट किसी प्रूफ के इन्होंने मुझे पकड़ के ले गए, अरेस्ट करके ले गए, मुझे उनको वो करना है, मतलब उनको वो मुझे सस्पेंड चाहिए, है ना, मतलब आई डोंट वांट कि ऐसा इतना ज़्यादा मतलब इस टाइप के जो पुलिस वर्कर्स हैं, या जो किसी बंदे को बिना किसी प्रूफ को उठा करके ले जा रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं। ठीक है, वो ये भी बोलते हैं अपने इंटरव्यू के दौरान कि मुझे ये मतलब इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है कि मतलब मेरे को इतना पकड़ के ले गए, वो कर गए। इन सब चीज़ों के साथ ना हमारा जो इसरो है, एटलीस्ट 14 साल यार, उसकी टेक्नोलॉजी वगैरह जो कि ना इतना जो हम लोग वो उनसे लेने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी वगैरह लेना चाहते थे, वो उस टाइम पे सब काम वाम वहीं पे रुक गया ना। तो ये बेवकूफ़ जो इंडियन वाले जो लोग हैं, वो ये नहीं समझने की कोशिश करते कि क्या पता ये कोई इंटरनेशनल चाल हो, है ना, जिसमें फंसाने की कोशिश करी जा रही हो, ताकि हम लोगों को वो मिलेगा नहीं, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब ना मिले, मतलब एक तरीके से हम इंडिया को पीछे हटाने की कोशिश करी जा रही थी। इस वजह से इंडिया जो कि है 14 साल पीछे रह गया इसरो की फील्ड में, है ना, ये सब इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो 14 साल पीछे रह गया, नहीं तो कितनी तरक्की कर चुका होता अब तक, पता है वो। ठीक है, तो मतलब ये सब इन्होंने केस वगैरह फाइल करा, तो ये इन्हीं सब चीज़ों के तहत ये ना आजकल चर्चाओं में है, बिकॉज इन्होंने अपना केस वगैरह फाइल करा हुआ है, तो उस टाइम वो उनकी सुनवाई वगैरह चल रही है अभी भी। तो अब देखिए, अब 2018 में फिर एक कोर्ट अपॉइंट करी गई थी 3 मेंबर पैनल की, एंड इस पैनल ने जो कि थी इन सब चीज़ों में जांच पड़ताल करी, जो कि इनका अरेस्ट वगैरह हुआ, टॉर्चर वगैरह हुआ। ठीक है ना, अब इन्होंने केस फाइल करा, जो भी मेरे साथ मिस डूइंग्स है, मिस हैपनिंग्स जितनी भी हुई हैं, वो किसी और बंदे के साथ ना हो, तो इस वजह से इन्होंने क्या करा, अपना केस वगैरह दर्ज करा। ऑलराइट, किसके, और ये केस जो कि ये किसने देखा, किसके अंडर में है ये केस अभी भी,
चीफ जस्टिस DK जैन के अंडर में ये केस है। एंड उन्होंने बोला केरला गवर्नमेंट को कि आप 50 लाख रुपीज़ कंपनसेशन उनको दोगे। ऑलराइट, जितना भी आप लोगों ने इसको हैरिस वगैरह करा है उन सब चीज़ों में। एंड उनको 1.3 करोड़ का भी कंपनसेशन मिला था। ऑलराइट, मोर एंड मोर इनको जो कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, 2019 में इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया। ऑलराइट, पद्म भूषण जो कि इंडिया का 3rd मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। अच्छा बताइए, पहले के जो 2 हैं वो कौन से प्रेस्टिजियस अवार्ड है, कमेंट में बताइए। ऑलराइट, इनको ये भी मिला, मतलब पद्मश्री से भी नवाजा गया। ऑलराइट, ये था इस केस के बारे में। मोर एंड मोर जो एक RK माधवन है ना, उन्होंने एक मूवी भी बनाई है, इन्हीं के ऊपर है, रॉकेटरी। एंड ये मूवी इन्होंने बनाई है बेसिकली। इनमें हीरो पता कौन है, जिन्होंने डायरेक्ट करी मूवी वही वाले हैं। आपने 3 इडियट्स देखी होगी ना, तो उसमें जो फोटोग्राफी का जो शौक रखता, जो तीसरा वाला था, नमूना नहीं यार, अच्छे खासे इंसान है, बहुत बढ़िया है ये। तो उसमें जो तीसरे वाले बंदे थे ना, वो मतलब उन्होंने ये मूवी डायरेक्ट वगैरह करी है। आप जाकर देखना, मैंने यहाँ पे और पिक्चर्स नहीं ली हैं। आप वहाँ पे आप गूगल वगैरह में जाके सर्च करो, और ये मूवी जब आएगी आई थिंक 2000 सेप्टेम्बर, यही हमारी अपकमिंग सितंबर को ही रिलीज़ होगी मूवी। तो जाइए देखिए। एंड ये था इस केस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।